जितने भी डिप्लोमा या बीटेक किए हुए छात्र होते हैं उनका सबसे पहला उद्देश्य होता है कि अपने राज्य में अपने घर के आसपास नौकरी मिले तो जीवन का क्या ही आनंद है। साहब यूपी ट्रिपल एस सी ने आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी दी है और मुझे लगता है कि उन लोगों का ये सपना इस वैकेंसी के थ्रू पूरा हो सकता है। नौकरी कहीं भी कर लीजिए साहब, अपने राज्य में मिलने वाली नौकरी का कोई तोड़ नहीं है। कोई जो मजा है भाई साहब कि घर के आसपास परिवार के लोगों को साथ रहते हुए आप नौकरी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि भाई वो नौकरी नौकरी नहीं, फिर कहते नहीं आनंद का एक जरिया बन जाता है, मजा आता है उस नौकरी को करने में। काम वही होता है जिसको करने में मजा आए, आनंद आए। ऐसा काम यूपी ट्रिपल एस सी आपको दे सकता है, आपका सपना पूरा कर सकता है। अगर आपने यूपी ट्रिपल एस सी का पेट का एग्जाम 2023 का दिया था तब। आप कहेंगे सर शर्तों के साथ बात करते हो, मैं कहा शर्तें तो हैं, क्योंकि पेट का जिन्होंने एग्जाम दिया है 2023 का उन्हीं को ये मौका ही मिला है। बाकी लोग थोड़ा कह सकते हैं कि भाई भाग्य ने साथ नहीं दिया। लेकिन अगला वैकेंसी फिर भी आने वाला है। पेट 2024 आप मिस मत करिएगा, जरूर दीजिएगा, क्योंकि 24 के पेट से भी हो सकता है कि आपको वैकेंसी देखने को मिले और जो सपना आपका अभी अधूरा रह गया हो सकता है अगले आने वाले सालों में पूरा हो जाए। तो आप कहेंगे सर आज का जो आपका उद्देश्य है, आज के सेशन का उद्देश्य है ये क्या है? यहाँ तो थंबनेल में आपने लिख रखा है यूपी ट्रिपल एस सी जेई का सिलेबस कवर करने में कितना टाइम लगता है। हा? आप तो कह रहे हो कि भाई कितना टाइम लगता है, टाइम बताओ सर कितना दिन लग जाएगा ये सिलेबस कवर करने में। कहा इससे पहले ये तो जान लो कि सिलेबस क्या हो सकता है या क्या है। क्योंकि अगर आप यही नहीं जानेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, तब आप कैसे डिसाइड कर लेंगे कितना समय लगेगा? सर कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। तो चलो यूपी ट्रिपल एस सी का थोड़ा हम पेपर पैटर्न, यूपी ट्रिपल एस सी के इस वैकेंसी के सेगमेंट समझते हैं कि कितने चरणों की ये वैकेंसी है, कैसे कैसे पूरी होगी और सिलेबस क्या संभावित हो सकता है और इसे कवर करने में लगभग कितना समय लग जाएगा। अब बात करने लायक है समय पर। आइए यहां थोड़ा देखते हैं कि पेपर पैटर्न क्या हो सकता है। यूपी ट्रिपल एस सी की जो ये वैकेंसी है जेई के रिगार्डिंग, जूनियर इंजीनियर के पद के रिगार्डिंग, साहब ये 2 चरणों वाली परीक्षा है, जिसमें पहला चरण जो है प्री प्री कह सकते हैं आप, प्री कह सकते हैं, ये प्री पेट 2023 के थ्रू होना था। मतलब पेट 2023 को ही इन्होंने प्रिलिमिनरी एग्जाम कंसीडर कर लिया है। और दूसरा जो चरण है इसमें मेंस का है। क्या है? मेंस, जो अब आप लोग अपीयर करेंगे। मतलब जिन्होंने पेट 2023 देकर यह फॉर्म भरा है वह इसे आगे चलकर अपीयर करेंगे। 2 स्टेज की परीक्षा है, इसमें कोई इंटरव्यू वाला स्टेज नहीं है। दूसरा स्टेज ही आपका फाइनल मेरिट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब साहब सवाल ये है कि पेट में कितना नंबर होने के बाद बच्चा ये पेपर दे सकता है। पेट में जिन बच्चों ने 0 नंबर से ज्यादा अटेन किए हैं, यही याद रखिएगा, पॉजिटिव में नंबर है मतलब 0 से ज्यादा, 1, 10, 20, हाँ 50, कुछ भी नंबर है। असल में 2023 का पेपर भी बहुत टफ था पेट का, आप देखेंगे ना, तो लगभग 60-70 नंबर बड़ा मुश्किल से लड़के देखने को मिल रहे हैं। 60-70 नंबर के आसपास भी 2023 में बच्चे हैं, समझ गए? तो आप ये कह सकते हैं कि साहब 0 नंबर से ज्यादा जितने लोग पाए हैं यह संभावना है कि उन सबको मेंस का एग्जाम देने का मौका मिलेगा। हालांकि अंतिम निर्णय बोर्ड का होगा, बोर्ड क्या निर्णय लेता है यह देखने लायक होगा। समय के साथ, समय के गर्भ में बहुत बातें होती हैं, वो बताते रहेंगे। ठीक, यहां आते हैं इस बात पर। लेकिन ये जो मेंस का पेपर है ये कैसे हो सकता है? तो अभी तक जितने भी टेक्निकल सेगमेंट के पेपर यूपी ट्रिपल एस सी ने कराए हैं पेट वाली परीक्षाओं के माध्यम से, उनमें जो है वैकेंसी के पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में बांट दिया है। मेंस के पेपर को 2 पार्ट में बांट दिया। एक तो उनका डिसिप्लिन स्पेसिफिक, जिस ब्रांच से संबंधित है उनसे बात की है। तो दूसरा जो नॉन टेक्निकल पोर्शन इन्होंने पूछा है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछा है। इसमें इन्होंने एक सेगमेंट रखा है कंप्यूटर का, दूसरा रखा है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल मतलब उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में विशिष्ट जानकारी, जो आपसे वो उम्मीद करते हैं कि नहीं भैया इनको तो आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको नौकरी ओवरऑल यूपी में ही करनी, यूपी के डेवलपमेंट के लिए करनी है, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राज्य को एक बेहतर इकोनॉमी साबित करवानी है। तो भैया इसकी जानकारी तो आपके पास होनी चाहिए। तो इसीलिए मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है, जितने भी लोग अभी तक पेपर एनालिसिस कर रहे हैं सबने यही एक वीडियोस बनाए हैं, हमेशा सबने बताए हैं, और यही हो सकता है कि आगे संभावित प्रस्तावित सिलेबस भी हो। मेंस का सिलेबस 2 पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। पहला पार्ट जो देखने को मिलेगा दिस इज टेक्निकल पोर्शन, और दूसरा जो नॉन टेक्निकल पोर्शन देखने को मिलेगा, नॉन टेक्निकल पोर्शन, ये नॉन टेक्निकल पोर्शन में 2 सेगमेंट होंगे, एक कंप्यूटर और एक यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में विशेष जानकारी। ये यहां से आपकी बातचीत चलेगी। ठीक, अच्छा अब लोग कह रहे हैं कि भाई लोग क्या कह रहे हैं और मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों बातों को हम कंप्लीट डिफाइन कर देते हैं।
जो अभी तक का सिनेरियो रहा है टेक्निकल एग्जाम जो यूपी ट्रिपल एससी ने कराए हैं पिट के माध्यम से, टेक्निकल डिसिप्लिन के, जैसे फार्मासिस्ट का कराया, हाँ, एग्रीकल्चर वालों का कराया, तो इन सबका जो एग्जाम कराया उनका पैटर्न यही रखा कि 65 प्रश्न जो है टेक्निकल डिसिप्लिन से उनके पूछे गए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक से, और 35 प्रश्न जो है ये कंप्यूटर और यूपी स्पेशल से पूछे गए। तो संभावना है कि यूपी ट्रिपल एससी सिविल इंजीनियरिंग का ये एग्जाम भी इसी पैटर्न पर करा सकता है, इसी पैटर्न पर करा सकता है। यही एक बेहतर संभावना है, मुझे लगता है कि इसी पैटर्न पर हो सकता है एग्जाम। अब देखो साहब, अगर इसमें कुछ बदलता भी है, मान लीजिए अंतिम निर्णय तो बोर्ड का है, बोर्ड अगर कुछ इसमें बदलता भी है, फेरबदल भी नॉन टेक्निकल सेगमेंट में करता है, तब तक जब वो सिलेबस रिलीज करता है तो आपको एक पर्याप्त समय देता है उसे कवर करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तब तक आप इसे कम से कम कवर करके रखिए। इसमें अब आइए टेक्निकल वाले पोर्शन में, ये तो फिक्स रहने वाला है सिविल इंजीनियरिंग से क्या क्या पूछेगा। 18 के सिलेबस के हिसाब से हम रेफरेंस ले सकते हैं, 16 के सिलेबस से रेफरेंस ले सकते हैं, तो ये तो लगभग फिक्स रहने वाला है साहब। इनकी बात करो, अगर इनमें कोई बदलाव भी होता है इन फ्यूचर, तो यह मान लीजिएगा कि अगर वो बदलाव होता है तो उस बदलाव के लिए आपके पास पर्याप्त समय होगा, तब आप उसे कवर कर लीजिएगा। लेकिन संभावना यही है कि इसी पैटर्न पर लगभग ये पेपर देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, अभी आते हैं हम अगली बात पर। अगली बात क्या है कि भाई सिविल इंजीनियरिंग का मैंने अभी तक यूपी ट्रिपल एससी जेई ने जितने पेपर कराए, यूपी ट्रिपल एससी ने जितने पेपर कराए सिविल इंजीनियरिंग जेई के रिगार्डिंग, हमने सबका एक एनालिसिस कर रखा है यहाँ। और इस एनालिसिस में मैंने मेंशन किया है कि कितने विषय उन्होंने पूछे हैं आपसे, कुल 15 विषयों से इन्होंने सवाल पूछे हैं। और जो लास्ट पेपर इन्होंने यूपी ट्रिपल एससी जेई 2016 और 2018 का जो लास्ट पेपर किया है, कराया है, अगर उसकी बात करें तो साहब इनमें जो है पेपर के क्वेश्चन 125 क्वेश्चन थे टोटल, और इसमें टेक्निकल डिसिप्लिन से 150 क्वेश्चन थे। ठीक, इसके पहले इन्होंने 2016 का एक और पेपर कराया था और 15 का पेपर, तो 125 क्वेश्चन का टोटल टेक्निकल सेक्शन इन्होंने रखा था। अब सवाल यह है कि कौन सा विषय इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, किस पर ज्यादा समय दिया जाए। मैं आपसे कुछ बात करता हूं, बात ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इन्होंने कुल इन 15 सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट देखिए बिल्डिंग मटेरियल, और बिल्डिंग मटेरियल में 16 वाले पेपर में कितने प्रश्न, 14 प्रश्न, और 18 के पेपर में 9 प्रश्न पूछे हैं। दूसरा सॉइल मैकेनिक्स देखिए, इसका रेशियो लगभग लगभग बरकरार बना हुआ है, इसका मतलब ये आपके मेजर इंपॉर्टेंस का हुआ, मेजर इंपॉर्टेंस का हुआ सॉइल मैकेनिक्स देखिए, क्योंकि 13-15 का एक रेशियो कांस्टेंट बना हुआ है, लगभग 14-14 13-15, मतलब एक कांस्टेंट रेशियो बना है, ये आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। दूसरी बात करिए हाइड्रोलिक्स का, हाइड्रोलिक्स का रेशियो 9-16 9-16, ये देख रहे हैं। मुझे लगता है अगली बार हो सकता है फिर से 9 ना पूछ ले, अगर ये पैटर्न टाइप का हुआ, रीजनिंग टाइप का हुआ, सीरीज टाइप का हुआ तब। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बात ध्यान से समझते रहिए। इसके बाद इन्होंने कंक्रीट टेक्नोलॉजी से प्रश्न पूछे हैं, और कंक्रीट टेक्नोलॉजी से इतना प्रश्न किसी एग्जाम में पूछता नहीं है, इन्होंने स्पेशली 12 प्रश्न पूछे हैं साहब 2018 में, और 16 में 9 प्रश्न पूछे हैं। आप ये देखिए, इधर बात करें अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से एक क्वेश्चन पूछा है 2016 में, और 18 में 12 क्वेश्चन पूछा, मतलब इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है, ये चेंज भी हो सकता है कुछ। ठीक, तो ये तो आपके मेजर इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हुए। दूसरी बात पर आई सर्वे इंजीनियरिंग, देख रहे 37 मार्क्स, इतना ज्यादा नंबर का कोई प्रश्न पूछा ही नहीं गया, कोई भी सिलेबस नहीं पूछा गया देखिए। लेकिन सबसे ज्यादा सर्वे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं सर्वे को 3 स्टार दे रहा हूं, 3 स्टार रेटिंग आपके लिए। सॉइल और सर्वे ये दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस के। मैं सॉइल को 4 स्टार दे रहा हूं, इसे, हाँ, इसे 5 स्टार दे रहा हूं, याद रखिएगा 5 स्टार दे रहा हूं आपके लिए। ये इस तरीके की इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं सॉइल एंड सर्वे। ठीक, अच्छा अब आइए साहब इधर बात कीजिए मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स से कोई प्रश्न नहीं पूछा इन्होंने, 16 में केवल एक प्रश्न पूछा है, 18 में कोई प्रश्न नहीं पूछा है। ठीक, अच्छा डीएसएस से 2-2 क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब आप इसे पढ़िए लेकिन बहुत लाइटली नहीं, पढ़ के रखिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का कोई भरोसा नहीं को अपना मूड कब बदल दे। दूसरी बात करते हैं, आरसीसी भी इन्होंने एक कांस्टेंट वे में बना के रखी है, और आरसीसी से जो इन्होंने प्रश्न पूछे हैं 8 और 17, इसका मतलब मैं अगर इसे स्टार दूं तो ये लगभग 3 स्टार सब्जेक्ट ये भी होगा, 3 स्टार सब्जेक्ट ये भी होगा। हो सकता है कि इस बार इसके क्वेश्चन और भी ज्यादा देखने को मिले। नेक्स्ट पर आइए साहब, अगला जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग है, ये किसी और एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता जितना इन्होंने यहां पूछा है, 8 प्रश्न और 3 प्रश्न 2018 में। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसे डुअल स्टार दे के रखिए, डुअल स्टार दे के रखिए, और इस पे आपको समय देना पड़ेगा। अगला है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, देखिए ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग 13 प्रश्न लगभग पूछा है, तो आप इसे ट्रिपल स्टार का सब्जेक्ट मान लीजिए कि भैया इतना सब्जेक्ट पर, इस पर भी वेटेज देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। अगला सब्जेक्ट हमको देखने को मिलता है, इधर देखिए, अगला सब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है साहब, नेक्स्ट सब्जेक्ट
क्या देखने को मिलता है? नेक्स्ट सब्जेक्ट है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। और देखिए इससे 13 प्रश्न और 20 प्रश्न पूछा है, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए 4 स्टार रेटिंग का सब्जेक्ट है, इसको कहीं भी मिस नहीं करिएगा। मैं जहां जहां स्टार लगा रहा हूं मतलब ये आपके लिए मेजर इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट है। फिर बात करो साहब इधर हाईवे, रेलवे, ब्रिज, टनल, इन सबसे लगभग 10 प्रश्न के राउंड ऑफ में चल रहा है, तो मान लीजिए कि ये 2 स्टार वाला क्वेश्चन, हाँ 2 स्टार वाला पैटर्न है। आप अच्छे से इनको जानते रहिएगा कितने इंपॉर्टेंस का ये सब्जेक्ट है। यानी इस सारी कहानी के एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का रोल जो अभी तक प्ले किया हुआ है वो सर्वे है, एस्टिमेशन है, सॉइल है, हाइड्रोलिक्स है, आरसीसी है। इतने इतने सब्जेक्ट ने मिलकर आपकी निर्णायक भूमिका तय की है कि आप चयनित होंगे या नहीं, मैं तो यही कहूंगा। ठीक, और बीसीएमई ने इसमें एक जान फूंकने का काम किया है, मतलब सिलेक्शन की ओर बच्चे को अग्रसर कराने का काम बीसीएमई ने कर रखा है। तो ये हिसाब किताब तो रहा सिलेबस का। अब ऑफिशियल सिलेबस था क्या यूपी ट्रिपल एससी का, हम थोड़ा ये देख लें। अगर देखिए 2018 का ऑफिशियल सिलेबस देखा जाए तो ऑफिशियल सिलेबस में हम लोग अगर चर्चा करें तो देखो इनको 2 पार्ट में इन्होंने बांट रखा था। एक पोर्शन में नॉन टेक्निकल पूछा था और एक पोर्शन में टेक्निकल पूछा था। टेक्निकल 600 नंबर का इन्होंने पूछा था, 150 प्रश्न। ठीक, ऐसा हिसाब किताब था, कुल 1000 प्रश्नों का पेपर इन्होंने कराया था। लेकिन अभी जो संभावना है, जो अभी पेपर होने के आपके चांसेस हैं, उस साल नेगेटिव मार्किंग भी थी 1/4 की, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी थी। लेकिन अभी जो पाठ्यक्रम होने की संभावना है, मैंने आपसे पहले ही बताया कि भैया अभी पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। टेक्निकल का पाठ्यक्रम जहां तक मुझे लगता है कि यही लगभग लगभग आपसे टेक्निकल का पोर्शन यही रिपीटेड मोड में पूछा जाएगा, मतलब यही पाठ्यक्रम रहने की संभावना है। टेक्निकल के पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण सिविल इंजीनियरिंग में अगर बात करो तो बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल, देख रहे हैं, हाइड्रोलिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्टैंडर्ड टेस्ट, यूज, मैन्युफैक्चरिंग, क्वेरिंग, ये सारे सवाल इन्होंने यहाँ से आपसे पूछ रखे हैं। यानी सिलेबस लगभग लगभग यही रहने वाला है। ये सिलेबस आप डाउनलोड करके एक बार पढ़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा, जिसमें कुछ नए टॉपिकों को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है जो कन्वेंशनल पेपर पैटर्न में आजकल सिविल इंजीनियरिंग में नहीं पूछे जाते, लेकिन उन्होंने उनसे भी सवाल पूछे हैं। और सबसे बढ़िया बात तो इन्होंने की है भाई साहब, यूपी ट्रिपल एससी में पेपर नहीं होता है, पेपर बनाया जाता है। और पेपर इंजीनियरिंग की जान फूंक कर बनाया जाता है भाई साहब। उसका पेपर देखिएगा ना, तो मैंने आज तक जितने पेपर देखे हैं जेई लेवल के, उनमें सबसे बेहतरीन पेपर मुझे वही लगे। उसकी वजह जानते हैं? क्योंकि अनुभव बोलता है, और जो लोग उस पेपर को बना रहे हैं, मुझे लगता है कि भाई साहब उनके पास क्या ही अनुभव होगा। गजब के प्रश्न, नॉन रिपीटेड मूड में, लेकिन बेहतरीन। और आपसे ऐसा पूछ रहे हैं कि भाई पूरी पूरी की पूरी इंजीनियरिंग आपसे रिवाइज हो जाए। कंटेंट ऑफ पेपर, जो ऐसे कह लो पेपर का जो लेवल था ना भाई साहब, देखने लायक था। जेई के लेवल में मैंने ऐसा पेपर तो नहीं देखा है, बहुत कम एग्जाम्स में देखे हैं। इन्होंने एकदम नया ही ट्रेंड सेट किया। अधिकतर क्वेश्चन फिगर बेस्ड थे, फिगर बेस्ड थे अधिकतर क्वेश्चन, और जो नहीं थे वो स्टैंडर्ड टेस्ट वगैरह से इन्होंने पूछे थे। ऐसा हिसाब किताब था। इंस्ट्रूमेंट पूछे थे, उनके यूज पूछे थे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी डीप में पूछे थे। तो मजेदार पेपर पैटर्न था भाई साहब, मुझे तो मजा आ गया था पेपर देख के। मैंने सॉल्व भी कराया, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया भी कई सालों तक, और मुझे मजा आया वो पेपर पैटर्न देख के। ठीक, मुझे लगता है कि आपकी तैयारी का स्तर ऊंचा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, तभी आप इस पेपर पैटर्न को फॉलो कर पाएंगे। तो ये तो रहा सिलेबस कि क्या हो सकता है टेक्निकल का सिलेबस। अब आते हैं इस मुद्दे पर, अब आते हैं इस मुद्दे पर कि कितना समय पर्याप्त रहेगा सिलेबस को पूरा करने के लिए, कितना समय लगभग पर्याप्त रहेगा। अगर हम बात करें ना, रेगुलरली कोई लड़का जो वर्किंग में है, वर्किंग में है, वो भी अगर रेगुलरली 6 से 7 घंटे समय देता है तो यह पर्याप्त रहेगा, पर्याप्त रहेगा। 6 से 7 घंटे प्रतिदिन समय देता है तो यह पर्याप्त रहेगा। आप कहोगे सर किस किस सेगमेंट में दे? मैं कहता हूं 4 घंटे प्रतिदिन अपने टेक्निकल को दे कम से कम। और ये जो टेक्निकल में समय दे, इसमें थ्योरी तो पढ़े ही पढ़े, क्वेश्चन तो पढ़े ही पढ़े, साथ में पेपर के भी, प्रीवियस ईयर पेपर के भी क्वेश्चन लगाए, ताकि पेपर का लेवल, पेपर का कंटेंट समझ में आए। वो ऐसा जरूर करना चाहिए। ठीक, तो हमें लगता है आप थ्योरी पढ़िए, बढ़िया स्टैंडर्ड थ्योरी पढ़िए, स्टैंडर्ड किताबों से पढ़िए, और साथ में एक काम और करना है कि प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर लगा जाना है इसका, यूपी ट्रिपल एससी का। समझ गए? तो ये समय आपको यहाँ 4 से 5 घंटे टेक्निकल वाले सेक्शन में देना होगा, और लगभग 2 घंटे अगर आप आज से ही कह रहा हूं, 2 घंटे अगर समय देते हैं किसमें, ये नॉन टेक्निकल पोर्शन में, तो आपका सिलेबस आते आते आपके ये दोनों पोर्शन पूरे हो जाएंगे, एक यूपी स्पेशल और दूसरा कंप्यूटर। अगर एक एक घंटे भी देते हैं तब भी लगभग ये पूरा हो जाएगा, जिसमें क्वेश्चन करना है आपको और थ्योरी भी आपको पढ़नी है। आप पूछेंगे साहब यूपी स्पेशल कहां से पढ़े, मेरे पास कोई स्टैंडर्ड रिकमेंडेड किताब नहीं है। तो मैं आपको 2 किताबों के नाम बताता हूं। एक सारस्वत नाम की बुक आती है टाटा मैग्रो हिल पब्लिकेशन की, वहां से पढ़ सकते हैं। और एक दूसरी जो है आप परीक्षा वाड़ी की आती है, एनएफ है वो दोनों। ठीक, लेकिन थोड़ा और अच्छे से पढ़िएगा।
अच्छा, बुकों के लिए मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल आज इस पर बात कर लेते हैं। लगभग लगभग अगर आप आज से लगकर 6 से 7 महीने तक इस रूटीन पर काम करते हैं, भरोसा कीजिए आपको यूपी में जेई बनने से कोई नहीं रोक सकता। नो बडी कैन स्टॉप। ठीक, बस भाग्य थोड़ा साथ दे जाए, यानी पेट वाला चक्कर थोड़ा रह जाए। एक आरटीआई डेटा अभी मैंने जल्द ही मंगाया था, उस आरटीआई डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुल आवेदन डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों किए हुए छात्र, कुल आवेदन 30,415 आवेदन कुल गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के पास। 30,415 आवेदन, ये आरटीआई डेटा है, मेरे घर से नहीं, मैंने कोई ऐसी जोक नहीं मारा है, लगभग इतने हैं। और जो पद है लगभग 4600 प्लस पद प्रस्तावित है, 4600 से अधिक पद प्रस्तावित है। अब आप समझिए कि लगभग लगभग अगर हम देखें, मोटा हिसाब देखें, हाँ, तो लगभग 7 बच्चा एक सीट के आसपास पर आ रहा है, 6 से 7 बच्चे के बीच में, 6 से 7 बच्चे के बीच में एक सीट पर आ रहा है। और अगर किन्हीं कारणों बस कुछ फेरबदल होता है तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर वैकेंसी यहाँ कहीं नहीं मिलेगी आपको। आरआरबी में तो आप 20 लाख के ऊपर फॉर्म देखेंगे, मजा आएगा आपको आरआरबी की एग्जाम में, लेकिन यहाँ यहाँ भाई साहब गजब का माहौल है, आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बस ध्यान रखिएगा कि आपको बेहतर तरीके से बेहतर कंटेंट पढ़ना है, सोर्सेस जो कंटेंट का अडॉप्ट करना वो बेहतर अडॉप्ट करना है। और याद रखिएगा, पेपर हलवा नहीं बनाता यूपी ट्रिपल एससी, मजेदार पेपर बनाता है। दिमाग भन्ना जाएगा भाई साहब, ऐसा पेपर बनाता है, लेकिन मजा आएगा आपको पेपर देके, लगेगा कि हमने कुछ पढ़ा है और हमने करके दिखाया है। ठीक, तो मेरे हिसाब से लगभग आपको 6 से 7 महीने का समय पर्याप्त रहेगा, और प्रतिदिन 6 से 7 घंटे अगर दीजिए 2 सेगमेंट में बांटकर, तो मेरे हिसाब से आपके लिए यह पर्याप्त समय होगा। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि साहब यूपी में भर्तियां आना आसान है, परीक्षाएं होना आसान नहीं है, तो साहब कितने दिन बाद पेपर की संभावना है? इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और मान के चलो कि आपका पेपर इसी 6 से 7 महीने की अवधि के दौरान, यानी अगले संभावित 6 से 7 महीनों में हो सकता है, यह मान के चलिए, क्योंकि बोर्ड की जो रफ्तार है भाई साहब, कछुए से सीधा खरगोश बना है। अब मुझे नहीं पता कि मंजिल को पा पाएगा या नहीं, लेकिन यह जरूर भरोसा है कि पेपर हो सकता है आपका अवश्य करा दे। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी को मजबूती दीजिए, और आपके कुछ डाउट रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक, चलिए इसी के साथ धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी को बल देंगे, और इस वीडियो से आपको और आपके साथियों को कुछ फायदा जरूर हुआ होगा। इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें वास्तव में वर्किंग टाइम के दौरान टाइम शेड्यूल डिवाइड करने में दिक्कत हो रही है। ठीक, और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बड़ा कारगर होगा। तो धन्यवाद। इसी के साथ मैं विवेक शर्मा आपका अभिवादन करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।